मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करते ही बीजेपी एक बहुत बड़ी लड़ाई पहली बार हार चुकी है। मतलब वो बीजेपी जो अपराजेय है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, और जो कभी किसी से नहीं हारता, वो हमेशा अपनों से हारता है। जब अपने उसका साथ छोड़ देते हैं तो हमेशा सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक हार होती है। मित्रों इस देश में बीजेपी सरकार को चलते हुए आज लगभग 11-12 साल हो गए। अवार्ड वापसी गैंग, सीएए, एनआरसी, राफेल, चौकीदार चोर है, क्या क्या नहीं षड्यंत्र हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। मगर ये बीजेपी के राष्ट्रवादी समर्थक थे जो कि निशुल्क, बिना कोई पैसा लिए, सिर्फ देश के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, बीजेपी के नाम पर मोदी का प्रचार करते थे, मोदी का गुणगान करते थे। जब साल 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, साल 2024 का भी जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी और उस रिपोर्ट में लिखा था कि बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता। तो रिपोर्ट में कहा गया कि क्यों नहीं हरा सकता, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को कोई इसलिए नहीं हरा सकता क्योंकि पूरे देश के अंदर हजारों लाखों की संख्या में ऐसे बुद्धिजीवी मौजूद हैं जो कि बीजेपी के लिए निशुल्क काम करते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लेते, मोदी का निशुल्क प्रचार करते हैं सिर्फ इसलिए कि राष्ट्र की बात है, देश की बात है, हिंदुत्व की बात है, अपने धर्म की बात है। लेकिन आप देखिए कि आज जैसे ही ये जो कवच, ये एक तरह से बीजेपी का, मोदी का सबसे बड़ा कवच यही लोग थे। यही लोग मोदी का वो छाता थे, वो अम्ब्रेला। जब मूसलाधार बारिश कितनी भी हो, पर उस छाते के सामने, उस कवच के सामने मोदी अजय अपराजेय नजर आते थे। लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी नैरेटिव की लड़ाई को बहुत बुरी तरीके से हार गए। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से, बीजेपी की शिकस्त हुई, और ये शिकस्त बीजेपी की उस मैदान में हुई जिस मैदान के सबसे बड़े महारथी नरेंद्र मोदी। याद कीजिए जब मोदी गुजरात से दिल्ली आ रहे थे, उस वक्त किस तरह से ये बात, जब वो सत्ता में चुन लिए गए, तो लोगों ने बड़े बड़े विश्लेषण किए कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल मीडिया की ताकत को पहचान लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इस जो पावर है सोशल मीडिया की, मोबाइल डिजिटल पावर, उसको पहचान लिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हम जैसे कितने लोगों ने अपने लेख लिखे, वीडियो बनाए, आप जैसे कितने लोगों ने उनको शेयर किया, प्रचार किया। इसकी वजह से मोदी लगातार अजेय बने रहे, कभी उन्हें कोई हरा नहीं पाया। लेकिन आज इस नैरेटिव सेट करने के मैदान में, इस डिजिटल वॉर में, पहले ही दांव में बीजेपी पूरी तरह से चित हो गई। मित्रों आप समझिए बात क्या है, जरा अंदर की बातों को समझिए। आज की डेट में जब मोबाइल का जमाना है, हर चीज आजकल लोग समाचार मोबाइल पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, अब सैटेलाइट वाला टीवी नहीं चलता। ऐसे युग में आज हर एक पार्टी ने अपनी एक फोर्स बनाई हुई है, उसे कहते हैं आईटी सेल। आईटी सेल कहते हैं उसे। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितनी पार्टियां इस देश के अंदर है, सब पार्टियों ने एक आईटी सेल बनाई हुई है। इन आईटी सेल्स में हजारों लोगों को रखा जाता है, इनको लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए ताकि ये पूरे माहौल को बनाकर रखे कि भाई पार्टी का माहौल बना रहना चाहिए। यहां सबसे बड़ी लड़ाई यहां चलती है, लड़ाई नैरेटिव की चलती है, लड़ाई नैरेटिव की चलती है। एक तरफ वहां से आता है, दूसरा तरफ वहां से आता है। किसके दिमाग, जिसकी बात को जनता सही मानती है, नैरेटिव सेट होता है। बीजेपी कभी आज तक
पिछले 12 सालों में इस नैरेटिव की लड़ाई को हारी नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से धूल फांकने लगा, पूरी तरह से गश खा के गिर पड़ा, औंधे मुंह गिर पड़ा। यह सबसे बड़ी लड़ाई, जो पहली लड़ाई जो यूजीसी लागू होने के बाद बीजेपी हार गई। आप सोचिए किस तरह से पूरे सोशल मीडिया के अंदर यूजीसी को लेकर के जिस तरह के पोस्ट हो रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही है, सिर्फ कुछ चंद यूट्यूबर्स ने, मुश्किल से 5-6 यूट्यूबर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, ट्विटर के इन्फ्लुएंसर, उन्होंने पहली बार भाई मोदी सरकार को लगा कि यूजीसी का नोटिफिकेशन आएगा, कोई जान ही नहीं पाएगा। नोटिफिकेशन छोटी सी चीज है, कानून के अंदर एक कानून अधीनस्थ कानून है, अधीनस्थ कानून। तो अधीनस्थ कानून ले आएंगे, नोटिफिकेशन ले आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पता चल गया, मामला सार्वजनिक हो गया, पब्लिक हो गया। लोगों ने वीडियो बनाने शुरू कर दिए, सबने बताना शुरू कर दिया, सवाल पूछने शुरू कर दिए। आज स्थिति यह है कि यह लड़ाई सोशल मीडिया से सड़क तक, सड़क से गांव तक, गांव से गली तक अब पहुंचती चली जा रही है। लोग मीम बना रहे हैं, गांव गांव में लोग गमछा, भगवा गमछा लेकर के कह रहे हैं कि इसको अब ओढ़े कि ना ओढ़े, क्या करे इसका। यह सब हो रहा है। यह जो नैरेटिव की लड़ाई जो लड़ता था हमेशा बीजेपी का, अनपेड वर्कर जिसे कोई पैसा नहीं मिलता था, आज वही खिलाफ हो गया आपके। आपने बुद्धिजीवी वर्ग को खिलाफ कर लिया अपने, इस तरह का नोटिफिकेशन ला करके। आज ये पहली लड़ाई है जो बीजेपी हार गई। और लोग तरह तरह से खुदाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे खुदाई हो रही है इस वक्त, खुदाई। सबकी इतिहास निकालो, बीजेपी के हर सांसद का इतिहास निकालो, किसका बेटा कहां पढ़ता है। आज नई जानकारी ये मिली है। नई जानकारी क्या है, हमको तो पता था पहले से ही। रविशंकर प्रसाद जो कि उस कमेटी में मौजूद थे, उस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद थे, जहां पर कि इस पे विचार हुआ, चर्चा हुई, जहां सुझाव दिए जाते हैं यूजीसी नोटिफिकेशन पे, उस कमेटी में रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। और वो रविशंकर प्रसाद, उनकी बेटी भी विदेशों में ही पढ़ी है, उनके पुत्र ने भी जो लॉ किया है वो विदेश से ही किया है, बाहर से उन्होंने लॉ किया, यहां से नहीं किया है। आज लोग सब खुदाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या क्या है। बीजेपी किस तरह से अपनी उस नैरेटिव की लड़ाई को कितनी बुरी तरीके से हारी है, आप जरा देखिए किस तरह से बीजेपी की फजीयत हो रही है। जब कोई बीजेपी का बड़ा नेता, अगर निशिकांत दुबे आए, उन्होंने अपनी बात रखी, उनके बच्चों की तस्वीर दिखा दी, देखो विदेश में पढ़ते हैं। खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत दे रहे थे। तो ये नैरेटिव की लड़ाई किस तरह से बीजेपी हारी है, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। कभी बीजेपी हारती नहीं थी, पहली बार बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से नाकाम, बेकार साबित हो गया। इस आईटी सेल का एक और नमूना जो बड़ी हार का, वो आपको नजर आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब अविमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी आदित्यनाथ हो जाता है। वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह की लड़ाई बीजेपी हारी नैरेटिव की। क्यों? क्योंकि बीजेपी का जो अनपेड वर्कर है, जो बीजेपी से पैसा नहीं लेता, जो धर्म के लिए कार्य करता है, धर्म के लिए लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, जो बीजेपी का वो अनपेड समर्थक था, वो तो बिजी हो गया यूजीसी में। और उधर देखिए क्या अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या माहौल बनाया वहां पे पूरे यूपी के अंदर। ये स्थिति देखिए, ये स्थिति, उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा हम उन लोगों पर करेंगे, वो यूट्यूबर्स, बड़े बड़े लोग, कुछ और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, वो लोग किस तरह से सच को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये, आज मैं कुछ लोगों के वीडियो लगातार देख रहा हूं, कुछ लोग अब आए धीरे धीरे। अभी तक तो जब ये शोर मचा हुआ था, जब ये तलवारें खींची हुई थी, तभी सब कहीं गायब थे, कहीं दिख नहीं रहे थे। लेकिन आज जब थोड़ी शांति हुई, कहते हैं युद्ध के बाद की शांति हुई, थोड़ी सी शांत माहौल हुआ, तो ये सब लोग आज बाहर निकल आए। क्या कह रहे हैं कि यूजीसी के बिल में ऐसा कुछ भी नहीं, कि यूजीसी के नोटिफिकेशन में ऐसा तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वहां पर ठीक हो जाएगा। इसके लिए पूरे सरकार को दोषी ठहरा देना, ये कहां से उचित है? मतलब पूरे मामले को डाइल्यूट करने की कितनी बड़ी कोशिश की जा रही है। उन यूट्यूबर्स के नाम लिखिए यहां पे जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं,
और इस मुद्दे पर सवर्ण होने के बावजूद उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कमेंट कीजिए, नाम लिखिए उनके, कौन लोग ऐसे हैं हमें ज्ञान दे रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, समाज में भ्रम फैला रहे हैं। यह नोटिफिकेशन क्या है? इस नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी बात जो अब तक किसी ने ध्यान नहीं दी और जिस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए वो क्या है? आप सोचिए कि इस नोटिफिकेशन के अंदर ओबीसी को विशेष रूप से कहा गया है कि ओबीसी विशेष रूप से इसके दायरे में है क्योंकि उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है। चलो ठीक है, हम मान लिया हमारा यादव भाई है, हमारा जाट भाई है, हमारा गुर्जर भाई है, हमारा कुर्मी भाई है, चलो मान लो हमारा भाई है। लेकिन यह बताइए कि इस देश के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनमें से 60% मुसलमान जो है वो पसमानदा मुसलमान है, जिसके लिए मोदी जी गुण गाते हैं, पसमानदा। ये जो पसमानदा मुसलमान है कितने हैं? पूरे देश के अंदर 60% के करीब पसमानदा मुसलमान है। आप सोचिए कि आपने उनको ओबीसी के नाम पर आपने उन पर जातिगत भेदभाव की बात कर दी। मतलब अब इस देश में मुसलमानों के साथ भी जातिगत भेदभाव कर रहा है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया। आपने उनको कवच दे दिया। इस देश के अंदर जहां पर की आप सोचिए, जहां पर की जो है गजवाए हिंद की साजिश चल रही है, इस देश की भूमि पर जहां पर की पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। आप सोचिए जरा, इस देश के अंदर जहां पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने पाकिस्तान बनाने की साजिश चलती रहती है। मेवात हमारे सामने, कितने ऐसे उदाहरण हमारे सामने, हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। वहां पर ये बीजेपी की सरकार एक ऐसा कानून, एक ऐसा नोटिफिकेशन लेके आई जिसमें कि 60% से ज्यादा मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर उनको विशेष कवच दिया गया। और जरा इनके करतूते देखिए, इनके करतूते क्या है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अंदर 5 जिहादी जिम संचालकों ने मिलकर के 50 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो बनाए। वो पसमानदा मुसलमान है कि अशराफ है। लखनऊ के अंदर केजीएमयू के अंदर कोई रमीज नाम के डॉक्टर ने जो है क्या क्या किया। आप सोचिए ये लोग किस तरह के अपराध करते हैं। मुंबई के अंदर जो विवि एक विश्वविद्यालय है, वहां पर हिंदू लड़कियां गरबा कर रही थी। वहां पर 2 मुसलमानों ने जाकर के फैज और शाहिद उन्होंने चैट कर रहे हैं आपस में कि एक को भी छोड़ना नहीं है। आप ऐसे लोगों को जिन्होंने कि पूरी दुनिया के अंदर, जिन जिहादियों ने पूरी दुनिया के अंदर उत्पीड़न किया है 1400 साल तक, उन जिहादियों को आप कवच दे रहे हैं। मोदी सरकार कवच दे रही है। इन जिहादियों को मोदी सरकार सुरक्षा दे रही है कि इनके ऊपर ये जातिगत भेदभाव इनके ऊपर हो सकता है। और इसके बाद ये सारे के सारे जो चापलूस हैं मोदी के, जो ये बीजेपी के पेड वर्कर्स हैं, आके उसकी समर्थन कर रहे हैं उसका। इससे ज्यादा घिनौनी बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा घृणास्पद बात नहीं हो सकती। और इसके बाद ये लोग आके हमें ज्ञान देते हैं और नसीहत देते हैं कि तुम विचारधारा से नहीं जुड़े हो और हिंदुत्व से मोदी की बात करते हैं। तो आप कितने मुद्दे हैं आज बताइए, आप कितने सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा है तो गिनाएं आपको किस तरह से बीजेपी ने पिछले 12 साल के अंदर में किस तरह से मजाक किया है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को उकसाओ। आप याद कीजिए, छावा फिल्म आई महाराष्ट्र के अंदर, छावा फिल्म आई ना, पूरे देश में आई। महाराष्ट्र में रोज पिछले साल प्रदर्शन होता था हिंदू संगठनों का। औरंगजेब की कब्र हटाओ, औरंगजेब की कब्र हटाओ। रोज झंडे लेकर के हिंदू संगठन नारेबाजी करते थे। रोज औरंगजेब के पुतले फूके जाते थे। एक दिन इस सब माहौल को देख करके हमारे देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा विधानसभा के अंदर, देखेंगे, विचार करेंगे इस पर, कब्र हट सकती है क्या। हल्का सा ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद प्रदर्शन और तेज हो गए। इसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, नागपुर में दंगा हुआ। दंगा किया किसने? दंगा किया मुसलमानों ने। उन्होंने उपद्रव किया, आगजनी की, लोगों को मारा पीटा। और कहते हैं कि एक देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन जिसका मुख्यालय नागपुर में है, उसके दफ्तर में जाकर के तोड़फोड़ भी कर दी, नाम नहीं लूंगा। और उनके जो चहेते जो चलाते हैं सुदर्शन, उनके चहेते जो एंकर हैं, उन्होंने बताया कि साहब वो घुस करके तोड़फोड़ की है। उसके बाद क्या हुआ,
उन्हीं हिंदू कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करके, उन पे FIR करके, केस करके उनको दबा दिया गया। और क्या केस के बाद, इसके बाद भाई साहब फिर सब खामोश हो गए, फिर भूल गए औरंगजेब। अरे कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो यार तुम लोग? एक दो थप्पड़ किसी ने मारे, सब बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि तुम्हारा नेता ऐसा है। देवेंद्र फडणवीस कागज के शेर है, ये सर्कस के शेर हैं। इस सर्कस के शेर नहीं चाहिए। देश के अंदर योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिश्व शर्मा के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही मायने में हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता है और काम कर रहा है। बाकी सब लोग चिल मार रहे हैं, बस वोट लेकर बैठ गए, चिल मार रहे हैं। एक बात नहीं, कितनी सारी बातें हैं। अमित शाह ने एक आंकड़ा दिया साल 2017 में। आंकड़ा क्या दिया कि बंगाल के अंदर 300 बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा के शिकार हुए। आंकड़ा यह दिया कि केरल के अंदर 150 बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा के शिकार हुए। पूरे देश के अंदर 500 से अधिक कार्यकर्ता बीजेपी के हिंसा के शिकार हुए। सोचिए, आपकी इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिकार हुए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं किसी के यहां गए कि नहीं गए। हमने तो कोई सुना नहीं किसी के यहां गए। लेकिन जब शबाना आजमी के एक चोट लग गई तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूछा कि शबाना जी, मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। मतलब हिंदुत्व के नाम पर आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये कोई मजाक चल रहा है? जब पूरे देश के अंदर लगातार जो मंदिर थे, जो हमारे मंदिर थे जहां पे मस्जिदें बना दी गई जबरन करके, जब वो सब केस जाने लगे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राय मांगी। आप बताइए आपकी राय क्या है? सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तक कितने समय हो गया, कोई उत्तर ही नहीं दिया। अरे हम कह रहे हैं कम से कम आप प्रधानमंत्री जी, आप बनारस के सांसद हैं, कम से कम काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी के अंदर वजूखाने में हमारे भगवान शंकर हैं, जरा उनको तो देख लो एक बार। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर महादेव, महादेव को भूल गए, हर हर मोदी हो गया। और ऐसी कितनी सारी बातें हैं। इनके अंदर कोई शत्रुबोध नहीं है, इनके अंदर कोई शत्रुबोध नहीं है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो कि राजस्थान के जयपुर में होता है, उसका उद्घाटन करने के लिए भजन लाल जो है वो अपने उप मुख्यमंत्री को साथ में लेकर गए। क्यों गए? उस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ब्राह्मण पितृ सत्ता और न जाने क्या क्या, वहां पे उमर खालिद का सपोर्ट होता है, वहां पे अवार्ड वापसी हुई थी, सब कुछ वहां होता है। पर ये पहुंच गए वहां, पूछ लाते वामपंथियों के पास कि हाँ मिल लो, हम तुम्हारा उद्घाटन कर दे रहे हैं। ये इनकी ये हिंदुत्व है? क्या है हिंदुत्व? ये हिंदुत्व होता है? जम्मू के अंदर जो है वो 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं। आपको नंगी आंखों से दिख रहा है, सब लोग जानते हैं। क्या किया आपने? ये हिंदुत्व है? हिंदुत्व क्या बस आपने चंदन लगा लिया, वो त्रिशूल की, यही हिंदुत्व? यही होता है क्या? हिंदुत्व काम करके दिखाओ ना यार। कितना काम करना है? बस राम मंदिर बन गया, हिंदुत्व पूरा हो गया। आपको हिंदुत्व नहीं करना, हो गया हिंदुत्व। और जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जब हमारे मोदी जी ने वहां पूजा पाठ किया, तो अखबारों में और हर जगह पे खबर चली थी कि भाई यजमान से क्या दक्षिणा मांगी है पंडित जी ने। तो खबर आई कि मोदी जी से दक्षिणा मांगी गई है कि भैया काशी और मथुरा भी दे दीजिए। तो वो दक्षिणा भूल गए काशी मथुरा। हमारे भागवत जी की अलग कव्वाली चल रही है। एक तरफ हमारे मोहन भागवत जी कहते हैं कि साहब जो है ये तो हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो ना, अच्छी बात नहीं है। और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, भाई जातियों का ये 2000 साल तक शोषण हुआ है। क्या आप बात कर रहे हैं? आप शोषण हुआ है? मतलब मेगास्थनीज के इंडिका से लेकर के अलबरूनी तक जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, कहीं पर भी किसी हिंदू जाति से छुआछूत का वर्णन तक नहीं है। इस देश के अंदर मुसलमान आए, उन्होंने हमले किए, उसके बाद छुआछूत हुआ। लेकिन आप सारा आरोप ब्राह्मणों पर लगा रहे हैं भागवत जी। मतलब आप वोट भी हमसे लेंगे और हम ही खराब, भी सबसे खराब हम ही है। ये सब होगा? आप सोचिए कि क्या इन्होंने स्थिति कर दी हिंदुत्व की। हिंदुत्व सत्ता में बैठ गए, सत्ता में आ गए, दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार सत्ता में कैसे बैठते हैं, जरा पूछो। सत्ता में कैसे बैठा औरंगजेब?
उसने काम किया अपने मजहब के लिए, चाहे वो कैसा भी था। सत्ता में कैसे बैठा तैमूर लंग, उसने काम किया अपने मजहब के लिए। और कितने मैं आपको उदाहरण देता हूं ऐसे, कहां कहां तक लोग अपने इस्लाम के प्रचार के लिए तलवारें लेकर घूमे, और आप अपने देश के अंदर जहां आपका हक है, आपको सत्ता मिल गई, आप आराम से बैठ गए, बस हो गया, सत्ता मिल गई, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं करना। आप ऐसे चलता है क्या देश? ऐसे चलेगा हिंदुत्व? और इसके बाद आईटी सेल के जो लोग हैं वो हमें आकर के ज्ञान दे सबको कि आप तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो। एक नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं, मैंने तो एक एक चीज नोट की हुई है कि इनके पाप कितने हैं, उसका वर्णन करूंगा तो आप कहेंगे कि क्या है। आप बताइए, इतिहास में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए था इनको, इतिहास की किताबों में इनको दोबारा उसको रिराइट करना चाहिए था। ये इतिहास की किताबों में हर 6 महीने में एक रफू लगाते हैं, रफू। मतलब इतिहास की किताबों में रफू लगा रहे हो यार, तुमको 15 साल का तुमको राज दे दिया गया, 2 साल का बहुमत दिया गया आपको, 2 बार का बहुमत दिया गया, इतनी बड़ी सरकार बनी आपकी, आप इतिहास में अब तक रफूगरी कर रहे हो। रफू करो, इतिहास आप नहीं बदल पाए। ये इनकी स्थिति है। सीए एनआरसी, दंगा किया दिल्ली में दंगा हुआ मुसलमानों का, मोदी जी पीछे हट गए। कितने ऐसे नाटक चल रहे हैं देश के अंदर। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि ये सब क्या बता रहे हो देश की जनता को, क्या गुमराह कर रहे हो। हम हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववादी हो तो भाई हिंदुत्ववादी दिखना चाहिए, काम होना चाहिए। आज हम क्या देख रहे हैं, आप हिंदुओं को उल्टा बांट रहे हो, यूजीसी ला करके मुसलमानों को आप उसमें विशेष दायरे में कर रहे हो, ओबीसी मुसलमानों को, जो इस देश में 10 करोड़ की आबादी है, और वो उल्टा हमें ज्ञान दे रहे हैं आके आईटी सेल वाले। ये सब नहीं चलेगा, आप परास्त हो जाएंगे। आप अपने अगर विचारधारा से हटेंगे तो आपका बुरा हाल होगा, आप देखिएगा इस चीज। नमस्कार।